चंबल के बीहड़ों में जन्मे पान सिंह तोमर जी इंडियन आर्मी में सिपाही बने और सूबेदार के पद से रिटायर हुए। अपनी एक्सेप्शनल रनिंग एबिलिटी की वजह से वो एक नेशनल लेवल एथलीट और 7 बार स्टीपल चेस चैंपियन रहे और 1958 के एशियन गेम्स में भी इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। लेकिन आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद जब वो अपने गाँव पहुंचे तो उनके सामने परिवार की जमीन को लेकर एक पुराना डिस्प्यूट खड़ा था। तोमर साहब ने पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उनकी कंप्लेंट्स का कोई मीनिंगफुल रेजोल्यूशन नहीं निकला। डिस्प्यूट बढ़ता गया, उनके बेटे पर हमला हुआ और फिर उनकी मां की हत्या कर दी गई। और वही आदमी जो कभी देश के लिए मेडल्स जीतता था, उसने धीरे धीरे सिस्टम पर से अपना भरोसा खो दिया और बंदूक उठा ली। पान सिंह तोमर की कहानी मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है क्योंकि ये सिर्फ एक फौजी के बागी बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक सवाल है। जब एक आदमी बार बार सिस्टम के पास न्याय मांगने जाता है और सिस्टम हर बार उसे निराश कर देता है, तो एक पॉइंट के बाद वो आदमी सिस्टम पर भरोसा आखिर क्यों करे। और एग्जैक्टली यही सवाल मेरे दिमाग में तब आया जब मैं देख रहा था ये कमाल का एनिमे निप्पॉन सांगोकू, जिसमें एक 15 साल की लड़की की गर्दन काट के उसके पति के हाथ में दे दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जबरदस्ती टैक्स वसूलने वालों का विरोध किया। और इस सिचुएशन में भी कोई लॉ, कोई पुलिस और कोई अथॉरिटी नहीं है जो उस आदमी के साथ खड़ी हो। पर बात यहाँ तक आखिर पहुंची कैसे? 21वीं सदी में जापान इंडस्ट्रियल वेव में पीछे रह गया, जिसकी वजह से वर्किंग फोर्स पर बोझ पड़ा और बर्थ रेट्स एंड एजुकेशन रेट्स की मां बहन हो गई। इधर बाकी दुनिया ने एक दूसरे पर एटम बम्स फोड़ दिए, जिससे यहाँ रेफ्यूजीज आ गए और समय की गंभीरता को देखते हुए एलीट्स ने बचे कुचे रिसोर्सेज और पैसे को चूसना शुरू कर दिया। और इस डेडली कॉम्बो में जब तक गवर्नमेंट कुछ कर पाती, तब तक बचाने को कुछ बचा ही नहीं। हालात से त्रस्त होकर लोगों ने हथियार उठा लिए और शुरू हुआ द ग्रेट वायलेंट रेवोल्यूशन। और अब सदी के अंत में जापान 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, यामातो, बुओ एंड से, विद नो डेमोक्रेसी इन ऑल 3 स्टेट्स। ये तीनों कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ वॉर पर रहते हैं ताकि उनके लीडर्स अपनी पावर रिटेन कर सकें। कोई जंग का सोल्यूशन निकालना भी चाहे तो उसका सोल्यूशन निकाल दिया जाता है। नियम कायदों की धज्जियां उड़ रखी हैं, एलीट्स का मूड ही उनका शासन है और हल्का सा गुस्सा दिलाने पर भी सजाए मौत मिल सकती है, वो भी सिर्फ 20 सेकंड में। यहाँ पर पनिशमेंट ब्लिंकिट से भी तेज है। कहानी फॉलो करती है आओतेरू मिसुमी को, यामातो के एक छोटे से गांव का एक सीधा साधा लोकल कृषि अधिकारी, एज ओल्ड वॉर और पॉलिटिकल फिलोसफीज का दीवाना विद नो पॉलिटिकल एम्बिशन, जस्ट अ सिंपल गोल, लवली लाइफ विद बिलवेड वाइफ, व्हिच गेट्स डिस्ट्रॉयड इन द फर्स्ट एपिसोड। एक दिन यामातो के होम मिनिस्टर एंड करता धरता डैन की टायरा उसके गांव में आ जाते हैं, जिनके चमचे जबरन टैक्स वसूलने की कोशिश करते हैं और मिसुमी की मिसेज इसका विरोध करती हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जिनके बदले में उनका कटा हुआ सर तन से जुदा करके मिसुमी को गिफ्ट कर दिया जाता है। अब विपरीत समय और परिस्थिति के चलते हमारा हीरो कुछ उखाड़ तो नहीं पाता, लेकिन वो कसम खाता है कि वो अपनी वाइफ के सपने को पूरा करेगा और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर एक दिन जापान को यूनाइट करके उसे इस अंधेरे से निकालेगा। फर्स्ट एपिसोड तुमको एक बहुत ही इमोशनल एंड शॉकिंग ट्विस्ट देता है, जो तुमको इसकी स्टोरी में एकदम से खींच लेता है और उसके ऊपर से इसकी एनिमेशन अपने आप में एक आर्ट है। बट द स्टोरी गोज डीपर। सीजन 1 का मेन फोकस यामातो और से की लड़ाई है। यामातो एक मिलिट्री मोनार्की है जहां पर मैक्सिमम एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज जंग पर खर्च होते हैं। आजादी तो यहाँ है ही नहीं और ना ही 21वीं सदी का कोई वाइब्रेंट कल्चर बचा है। दरअसल टोटलिटेरियन स्टेट्स कभी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन दे ही नहीं सकते, विच इज एसेंशियल फॉर साइंस एंड सोसाइटल ग्रोथ। जितना रूढ़िवादी समाज, उतनी ज्यादा रूलिंग क्लास की पकड़। फर्स्ट एपिसोड में ही हमारा हीरो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि जापान के गोल्डन टाइम यानी कि आज के समय में उनकी सोसाइटी इतनी कल्चरली इंपोजिंग नहीं थी। लोग कल्चर मानते जरूर थे लेकिन किसी पर थोपते नहीं थे, जिसके कारण लोग क्रिश्चियन वेडिंग करते, बुद्धिस्ट क्रिमेशन करते और जीवन के सभी कार्य अलग अलग विधियों से होते, जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को तो एंजॉय करने ही देता है और साथ ही सोसाइटी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी दिखाता है, जो कि उसके टाइम में पूरी तरह से मर चुकी है। सब लोग राजा की आइडियोलॉजी में बंध चुके हैं जो खुद लाइफलेस सी है, एंड वी कैन क्लियरली सी इट इन द विजुअल्स। फर्स्ट एपिसोड में जब मिनिस्टर साहब गांव पहुंचते हैं तो उनका काफिला इतना बड़ा होने के बावजूद प्योर ब्लैक में दिखाया जाता है, विद ओनली मिलिट्री सिंबल्स इन कलर। मानो जैसे कोई चमकीली आंखों वाला दैत्य वहां पर आ गया हो, जो अगर गांव वालों ने चू तक की तो उनको एक बार में निगल ले। जब तक काफिला गांव में रुका, एपिसोड्स काफी ज्यादा मोनोटोनस थे। फैंटेसी की तरह न्यू सिविलाइजेशन गढ़ने की जगह राइटर ने एक काफी इजी टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड बनाया है और यहाँ पर यामाटो सबसे बड़ा एंड करप्ट स्टेट है। ये रियलिटी से इंस्पिरेशन उठाता है और एक वार्निंग की तरह काम करता है कि क्या होता अगर हम समाज को सुचारू रखने वाली कड़ियां, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं,
फेल कर जाएं। बट उसके पहले व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस? कैम्ब्रिज की मेरी डिक्शनरी के अनुसार एन इंस्टीट्यूशन इज अ कस्टम और ट्रेडिशन दैट हैज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज एक्सेप्टेड एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। यानी कि इंस्टीट्यूशन समाज में मौजूद वह स्थापित संगठन, व्यवस्थाएं और संचारणाएं हैं जो सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करती हैं और लोगों के व्यवहार को आकार देती हैं। तो हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट, जुडिशरी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह, या मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इवन हमारी फैमिली एंड सोशल गैदरिंग्स लाइक मैरिज और दूसरे फंक्शंस भी फॉर्मल, रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो समाज को लोगों की उम्र, कार्य क्षमता और रोल के हिसाब से बांट के और एक्सपेक्टेशन सेट करके फंक्शनल बनाते हैं। हर इंस्टीट्यूशन से हमारी एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे रिलीजन से सद्भावना, फैमिली से केयर, स्कूल से एजुकेशन, गवर्नमेंट से क्वालिटी ऑफ लाइफ और जुडिशरी से जस्टिस। ये एक इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, जिससे आदमी केयर फ्री होकर अपनी क्षमता के हिसाब से समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करता है। लेकिन जब ये एक्सपेक्टेशंस रिपीटेडली ब्रेक होने लग जाएं, तब समाज का बेड़ा गर्क होना तय है। जैसे लियारी में दिन दहाड़े लूट होना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पुलिस कौन सा कुछ करने ही वाली है। बट यही काम बंबई में मुश्किल और टोक्यो में रेयर है, क्योंकि क्रिमिनल्स पुलिस से खौफ खाते हैं जो उन्हें उठाकर जेल में डालेंगे एंड द जुडिशरी विल प्रोसेस देम अकॉर्डिंगली। ये काफी एक्सट्रीम और सिंपल एग्जांपल है, लेकिन अगर तुमने एनीमे देखा है तो शायद तुम समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। 4th एपिसोड के बाद वाले सीन में जब असामा पूछता है कि मिसुमी इन करप्ट मिलिट्री ऑफिसर्स को डायरेक्टली कैपिटल पनिशमेंट क्यों दे रहा है, तो मिसुमी बताता है कि ही इज जस्ट फॉलोइंग रूल्स एंड मेकिंग श्योर दैट द ट्रस्ट ऑफ पीपल रिमेन इन इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ, ताकि जब लॉ को एनफोर्स करने की बात आए तो लोगों को पता रहे कि लॉ सबके लिए इक्वल है। ऐसा होगा तो कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढेगा और क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये होता है जब एक इंस्टीट्यूशन ढंग से काम करे। बट लेट्स कम टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन इंस्टीट्यूशंस फेल? यामातो में बेसिक फैमिली और मिलिट्री को छोड़ के कोई इंस्टीट्यूशन ढंग से काम नहीं करता। मिलिट्री भी इसलिए ही करती है क्योंकि मिलिट्री ही स्टेट का सर्वाइवल सुनिश्चित करती है। इसी से जुड़े फैसलों पर वाद विवाद होता है ताकि बेस्ट डिसीजन लिया जा सके, और यही बात हमारे होम मिनिस्टर साहब को खटकती है जिसे मिलिट्री को काबू में लेना है। लेकिन बाकी इंस्टीट्यूशंस की मां बहन हो रखी है, क्राइम बहुत ज्यादा है, बैंडिट्स खुले में घूमते हैं, एजुकेशन गुड़ गोबर हो रखा है एंड जो लोग पढ़ते भी हैं उन्हें भी कोई खास अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है एक्सेप्ट इन द मिलिट्री। इसलिए फेवर्स के लिए लोग अमीर का पिछवाड़ा भी थूक के चाटने को तैयार हैं। 2nd एपिसोड में जब अपने मिसुमी भैया एक चोर खानदान के वारिस को जी कह के संबोधित नहीं करते तो उसके खंबे की सवारी करते लोग उनकी गर्दन काटने आ जाते हैं। फ्यूचर में होने के बावजूद भी कोई पास्ट की नॉलेज को ढंग से यूज नहीं कर पाता एक्सेप्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजीज। और क्योंकि सोसाइटी अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज को वॉर में खर्च कर दे रही है तो एग्जिस्टिंग नेसेसरी टेक के अलावा कुछ भी एडवांस टेक्नोलॉजी देखने नहीं मिलती। पूरे यामातो में बिजली का एक बल्ब तक नहीं जलता क्योंकि अमीर के घर में तो 24 घंटे रोशनी है। तो अमीर क्यों भला अपने रिसोर्सेज वहां लगाए जो वॉर में काम नहीं आना। और अगर तुमको ये क्लेम्स एग्जैजरेटेड लग रहे हैं तो ऐसी कंडीशंस रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं। चेक आउट दिस क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। कैपिटल प्योंगयांग को छोड़कर पूरा देश अंधेरे में डूबा रहता है। 2 देश जिन्हें सेम समय आजादी मिली, लेकिन एक ने अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया, एक ने कंट्रोल, एक ने ग्रोथ देखी, एक ने स्टैग्नेशन। नॉर्थ कोरिया में डर के मारे क्राइम भले ही कम हो, लेकिन वहां आज भी बिजली और खाने की किल्लत है। While their state has atomic bombs. Similar story बॉर्डर पार भी है। और तुम प्री रेडिकलाइजेशन अफगानिस्तान एंड ईरान के बारे में पढ़ सकते हो। उनका हाल भी यामातो जैसा ही है, सेम बट डिफरेंट। इट्स अ नीट ट्रिक टू चेक अ रिकरिंग पैटर्न। जो देश अपनी सोशल कंडीशंस इंप्रूव करने से कई ज्यादा पैसा मिलिट्री में फूके, उस देश का भला भगवान भी नहीं कर सकता। इसके ठीक उलट जब इंस्टीट्यूशंस मजबूत और इंडिपेंडेंट होते हैं तो पावर डिसेंट्रलाइज होती है, पब्लिक स्क्रूटिनी से अकाउंटेबिलिटी सेट होती है और देश किसी के मूड पर नहीं चलता बल्कि एक स्टेबल सॉलिड सिस्टम पे टिका रहता है। ऐसे सॉलिड सिस्टम का रिजल्ट ये होता है कि पहली बात तो लड़ाइयां कम होती हैं एंड सेकंड पीपल आर विलिंग टू प्रोटेक्ट व्हाट दे फील प्रेशियस। देश को ग्रो करने के लिए हर फील्ड में काम होता है। लोग सिस्टम पर भरोसा करते हैं जिससे सोसाइटी में ट्रस्ट बढ़ता है, नए बिजनेसेस बनते हैं एंड अल्टीमेटली देश अपने आप मजबूत होता चला जाता है। खैर मैं कोई पॉलिटिकल लेक्चर तो नहीं हूं बट आई ऑल्सो हैव सम पॉलिटिकल कॉमन सेंस एंड ओपिनियंस। हमारा देश भी पिछले 80 सालों में धीरे धीरे ही सही लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज हम खुल के मतभेद कर पाते हैं और सिस्टम से अपना हक डिमांड कर पाते हैं क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस ने हमारी आवाज और डेमोक्रेसी को बचा के रखा है। आई नो कई बार हमको बेसिक सी चीजों के लिए भी डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ती है और अपनी
आवाज को बुलंद करके गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, बट वी डोंट लूज होप इन आवर सिस्टम्स। ऑल वी कैन डू इज डिमांड एंड एक्ट ऑन लिटिल इंप्रूवमेंट्स, ताकि हमारे सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स मजबूत रहें और हमारा देश कभी भी सांगोकू एरा का जापान ना बने। खैर, रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट करने के अलावा भी एनिमे अपने आप में बहुत एंगेजिंग है। ये तुम्हें इस दुनिया के कन्फ्लिक्ट में फेंक देता है जहां पावर हंग्री लोग एक दूसरे को खाना चाहते हैं, कुछ एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट हैं लेकिन सिस्टम से बंधे हुए हैं, और ऐसे में हमारा प्रोटैगनिस्ट इस देश को स्ट्रेटेजिकली विकास की तरफ कैसे लेकर जाएगा और एकजुट करेगा, वो देखने में काफी मजा आ रहा है और आगे भी आएगा क्योंकि इसकी स्टोरी सीजन 1 में अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इफ यू लव शोज विद गुड पॉलिटिक्स एंड अमेजिंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जो अपने गोल को पूरा करने के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस करने को तैयार हैं, रिस्क्स लेने को तैयार हैं, लाइक AOT 86 और विनलैंड सागा, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस शो। ऑल्सो, क्या मैंने एनिमेशन को मेंशन किया? इट इज अ लिटरल वर्क ऑफ आर्ट। बहुत ही यूनिक आर्ट स्टाइल है जो रफ ऑन द एजेस है बट गिव्स दिस पेंटिंग लाइक फील टू दिस एनिमे। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड दैट वाज द वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और हाइप जरूर कर देना, और जैसा कमेंट में किसी ने लिख दिया होगा, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, इसको सपोर्ट करो प्लीज। लड़के का नाम है तरुण, यू आर वाचिंग एनिमे TM टॉक्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।